अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ बुरे लोग ज़्यादा हैं, ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ बुरे लोग ज़्यादा हैं, ये दुनिया इसलिए बुरी है क्योंकि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं सुरेश सोनी सर इंस्टीट्यूट की तरफ से इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम डेटाबेस सब्जेक्ट से रिलेटेड सेकंड लेक्चर मैराथन सीरीज का लेकर आ रहे हैं। 100 क्वेश्चंस हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगेंगे और काफ़ी पसंद आएंगे और एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज इस वीडियो में हम मैराथन सीरीज से रिलेटेड डेटाबेस का लेक्चर सेकेंड लेके आ रहे हैं। इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जो प्रीवियस लेक्चर 1 जो था उसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे। उसी प्रकार से और आगे भी जो वीडियोस आएंगे उसमें इसी प्रकार के अच्छे क्वेश्चंस और भी देखने को मिलेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और उसको फास्टर पे कवर अप करेंगे हम। देखिए क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, विच नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर्ड एडिक्वेट फॉर नॉर्मल रिलेशनल डाटाबेस डिजाइन, मतलब कौन सा इसमें से अप्रोप्रिएट रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म। रीजन इसका ये है कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म जब काम में लेते हैं तो इससे डाटाबेस से रिलेटेड जो एनामोलीज होती है नॉर्मलाइजेशंस के अंदर, मोस्ट ऑफ इनकंसिस्टेंसी उसके थ्रू दूर हो जाती है, मोस्ट ऑफ अपना काम जो है वो निकल जाता है। इसलिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म को सफिशिएंट मानते हैं। इसके आगे हायर नॉर्मल फॉर्म्स भी होती है लेकिन थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक दैट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट। यस, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनालिटिकल फंक्शन और विंडो फंक्शन इन एसक्यूएल। इनमें से ये कह रहा है कि एनालिटिकल और कौन सा फंक्शन है। तो इसमें ध्यान से अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सम फंक्शन, काउंट एंड एवरेज, ये एग्रीगेट फंक्शंस कहलाते हैं। एग्रीगेट फंक्शन का मतलब ये ग्रुप ऑफ रो, नंबर ऑफ रोज के ऊपर वर्कआउट करते हैं और सिंगल रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। जबकि एनालिटिकल फंक्शन जो है ये रो बाय रो रिजल्ट जो है प्रोड्यूस करता है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। Yes, next question. Which relational algebra operation removes duplicate tuples? Duplicate tuples को remove करता कौन सा relational algebra? ये सारे के सारे relational algebra operations हैं और इसका correct answer हो जाएगा B, projection, जिसको पाई के थ्रू अपन रिप्रेजेंट करते हैं। Selection operation जो होता है ये रोज को या टपल्स को सेलेक्ट करने के लिए काम आता है और ये दोनों जो है यहाँ पर सेट ऑपरेटर्स हैं जो मल्टीपल जो क्वेरीज हैं उनको कंबाइन करने के लिए काम में लेते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन दैट डिस्क्राइब हाउ द डाटा आर एक्चुअली स्टोर्ड। ये यहाँ पे जो बात कर रहा है लोएस्ट लेवल की बात कर रहा है। लोएस्ट लेवल कौन सा है? तो लोएस्ट लेवल कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल आपका लोएस्ट लेवल हो जाएगा। मिडिल लेवल हो जाएगा कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल और लॉजिकल लेवल सेम है, ये मिडिल लेवल है। और एक्सटर्नल लेवल जो है ये वाला, ये टॉप मोस्ट लेवल हो जाएगा। यस, नेक्स्ट वन, इफ अ नोड इज लॉक्ड इन डैश देन एक्सप्लिसिट लॉकिंग इज बीइंग डन एट अ लोअर लेवल विथ एक्सक्लूसिव मोड और शेयर मोड लॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा सी, इंटेंशन एक्सक्लूसिव मोड। नेक्स्ट, What does the C in acid properties stand for? मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इसकी जो ये जो एक्रोनिम है इसके जो मीनिंग्स जो है ये आपको बहुत ध्यान से रखना है। एग्जाम में रिलेटेड काफ़ी बार इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो फिलहाल यह C की बात कर रहा है तो C का फुल फॉर्म रहेगा कंसिस्टेंसी। A का होता है ऑटोमेसिटी, C कंसिस्टेंसी, I आइसोलेशन, D ड्यूरेबिलिटी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द कैप थ्योरम, ये डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दैट a distributed data store can only simultaneously guarantee 2 out of 3 properties, consistency, availability, यानी ये इसका फुल फॉर्म कह रहा है consistency, availability एंड बाकी जो थर्ड जो ये वर्ड दिया P, तो P stand for the partition tolerance। yes, next one जो दे रहा है how to force a lock switch, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका B। इसमें देखिए ये ऑल्टर सिस्टम जो है ये आपका
DDL इंस्ट्रक्शन है उसका पार्ट है, ये उसको इंस्ट्रक्ट करता है उसको मॉडिफाई करने के लिए सिस्टम के रेस्पेक्ट में। एंड स्विच लॉग ये जो है ये एक्चुअली में पार्ट जो दिया गया ये एक्शन परफॉर्म करता है, जो करंट जो रीडू लॉग फाइल है उसको क्लोज करना और नेक्स्ट उस पर शिफ्ट होना। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायग्रामिक टेक्निक यूज टू रिप्रेजेंट एंटिटीज एंड देयर रिलेशनशिप। यानी ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट ER मॉडल से रिलेटेड है, तो इसका जो क्वेश्चन ये वाला जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटिटीज एंड ये है, तो ये ER डायग्राम के थ्रू करेंगे। फ्लो चार्ट होता है नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मोस्ट ऑफ में काम में लिया जाता है। DFD भी जो है ये नंबर ऑफ लैंग्वेजेस में काम में लेते हैं, कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं है डेटा फ्लो डायग्राम्स का। और UML जो लिया जाता है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ हाइडिंग द इंटरनल डिटेल ऑफ द डाटाबेस फ्रॉम द यूजर। तो ये टेक्निकल टर्म्स आता है, स्टैंड करता है डाटा एब्स्ट्रैक्शंस के लिए, जो ओनली द यूजर सरफेस जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको शो की जाती है, और इम्प्लीमेंटेशन वगैरह जो होता है इंटरनल जो डिटेलिंग होती है वो सारी यूजर से हाइड की जाती है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट सिंटैक्स फॉर द असर्शंस। असर्शंस जो दिया गया है ये रूल या कंस्टेंट्स को अप्लाई करने के लिए काम में देते हैं। इसका जो करेक्ट सिंटैक्स है वो आपका रहेगा ए वाला, क्रिएट असर्शन, ये टेक्निकल वर्ड एज इट इज रिपीट हो रहेगा। असर्शन नेम ये यूजर डिफाइंड नेम रहेगा, अपनी तरफ से मेंशन कर सकते हैं एज पर द रूल। चेक, वापस ये कीवर्ड आ जाएगा, उसके बाद प्रेडिकेट, ये यूजर डिफाइंड कंडीशन जो ये मेंशन हो जाएगी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का आपको बताया था नॉर्मलाइजेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो इसके अंदर इस कंसेप्ट को अप्लाई किया जाता है, और इसका करेक्ट जो डिफाइन करेगा ए पार्ट, बी डिपेंडेंट ऑन ए, सी डिपेंडेंट ऑन बी। इसका मतलब है बी जो यहाँ पर बाईपास हो जाएगा और ई विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सी। Yes, next one. Which type of integrity constraint ensures that a foreign key value in a table must either match a primary key value in the reference table or to be null। यहाँ पर ये जो बात कर रहा है ये कर रहा है फॉरेन की ये वाला जो कंसेप्ट काम में आएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के रेस्पेक्ट में। एंटिटी इंटीग्रिटी तो ये इंश्योर करेगा कि जो प्राइमरी की से रिलेटेड एट्रीब्यूट है या जो कॉलम दिया गया है वहां पर कोई वैल्यू नल जो है नल नहीं होना चाहिए। डोमेन इंटीग्रिटी ये डिफाइन करेगा पर्टिकुलर किसी एट्रीब्यूट से फिक्स वैल्यू जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं वो क्या क्या अलाउ होंगी। जो की इंटीग्रिटी है, की इंटीग्रिटी इसके अंदर प्राइमरी की भी आएगी और यूनिक की भी आएगी। यस, नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, if a transaction TI gets an explicit lock on the file in exclusive mode then it has an dash on all the records belonging to that file। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, implicit lock in exclusive mode, क्योंकि अब ये जो कंट्रोल जो है सब रिकॉर्ड के ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली DBMS जो है इनका कंट्रोल ले लेगा, यूजर को अपनी तरफ से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एंड दैट विल बी अप्लाइड ऑन द एक्सक्लूसिव मोड। यस, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंश्योर्स दैट ईच रो इन अ टेबल इज यूनिक। ईच रो इन अ टेबल इज यूनिक एंड हैज अ प्राइमरी की वैल्यू। कौन डिफाइन करेगा इसको, तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी तो अपने उसके थ्रू होगा, फॉरेन की के लिए आएगा, डोमेन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए आएगा। तो ये जो वर्ड डिफाइन होगा ये होगा एंटिटी इंटीग्रिटी। यूजर डिफाइंड के द्वारा जो चेक वगैरह के थ्रू जो इस प्रकार की कंडीशंस हैं जो अपन अप्लाई नहीं कर सकते, यूजर डिफाइंड अपनी अदर जो कंडीशंस हैं जैसे सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 20,000 एटसेट्रा, इस प्रकार की, तो वो अपन यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी के थ्रू अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वन, Which of the following describes a lost update problem? Lost update में क्या करता है, प्रीवियसली किसी ट्रांजेक्शन अपडेट हुआ है तो अदर ट्रांजेक्शन उसको क्या करता है, ओवरराइट कर देता है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका ए, ट्रांजेक्शन रीड्स एंड अनकमिटेड, ये नहीं होगा। अपडेट मेड बाय वन ट्रांजेक्शन आर ओवर रिटन बाय, ये वाला करेक्ट है। एक ट्रांजेक्शन के जो अपडेट्स हो जाते हैं वो दूसरा ट्रांजेक्शन उनको क्या कर देता है, ओवरराइट कर देता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूल फॉर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का क्या होता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का आप लोगों को बताया था
ये ऑटोमेसिटी से रिलेटेड होता है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म पार्शियल डिपेंडेंसी, थर्ड नॉर्मल फॉर्म ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी, BCNF ओवरलैप कैंडिडेट की, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जो जॉइंट मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, एंड फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म जॉइंट डिपेंडेंसीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला आपका सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली स्टोर्ड इन द सिस्टम कैटलॉग इन डेटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर रहता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। डेटा डिक्शनरी के अंदर जो है डेटाबेस से रिलेटेड जो उसका स्ट्रक्चर है, डेटा की जो इंफॉर्मेशंस हैं वो सारी स्टोर रहती है। यस, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉल ऐसी फंक्शन इन द। अच्छा, एक चीज बता दूं, यहाँ पर ये जो फंक्शन दिया गया है ये एक्रोनिम फंक्शन नहीं है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है अवेलेबल यहाँ पर। और ये इसका मेन फंक्शन क्या, टू रिटर्न द फर्स्ट नल एक्सप्रेशन अमॉन्ग इट्स आर्गूमेंट। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए फंक्शन काम में लेते हैं और इसमें नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स हैं 1 2 3 4, इस प्रकार से अगर अपन ये काम में ले रहे हैं तो ये क्या करेगा, फर्स्ट की टेस्टिंग करेगा, फाइंड आउट करेगा कि नल है या नॉट नल है। अगर मान लीजिए ये नल है तो फिर क्या करेगा, यहाँ अपन जो है नेक्स्ट जो आर्गूमेंट है सेकंड, इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ये चेक करेगा ये भी नल है, फिर थर्ड पे चेक करेगा, अगर थर्ड इसको नल मिल गया यहाँ पर स्टॉप कर देगा और रिटर्न हो जाएगा। आगे जो फर्दर जो है वो उसकी टेस्टिंग नहीं होगी। यस, नेक्स्ट वन, अ डाटाबेस सिस्टम परफॉर्म्स चेक पॉइंट्स एवरी 10 मिनट्स। ओके, चेक पॉइंट्स ये आपका जो है डाटाबेस रिकवरी उससे रिलेटेड है, कमिट रोल बैक और जो सेव पॉइंट्स जो आते हैं। ओके, इफ अ क्रैश अकर्स, क्रैश हो रहा है, ठीक है, एंड द लास्ट चेक पॉइंट वाज 3 मिनट्स एगो। ओके, यानी ये चेक पॉइंट बना दिए 1 2 3 ये 4, लेकिन जो ये लास्ट वाला हुआ ये 3 मिनट पहले प्रोसेस, यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये जो चेक पॉइंट की जो बात कर रहा है यहाँ पर सारे ये जो डाटा हैं कमिटेड हो चुके हैं, सेव हो चुके हैं। जो नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन था वो 3 मिनट तक मूव कर गया, मेमोरी के अंदर है, लेकिन जैसे ही क्रैश होगा तो ये वाला जो वापस क्या कर लेगा, रोल बैक हो जाएगा। तो आपका जो 3 मिनट का जो प्रोसेस है उसका टाइम है ये वेस्ट होगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जो पूछ रहा है, इसका मतलब है 3 मिनट्स ऑफ लॉग, ये सारा उसमें क्रैश हो जाएगा और वापस आपको उसके अंदर वर्किंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द कोरिलेटेड सब क्वेरी। मैंने आपको बताया था, काफी ये टिपिकल क्वेश्चन था। अपन क्वेरी, सब क्वेरी, नेस्टेड क्वेरी से रिलेटेड जो मैं करवा चुका हूँ, मेरा एक अलग से वीडियो है। कोरिलेटेड क्वेरी होती है जो बाकी जो नेस्टेड क्वेरी है या सब क्वेरी है उनसे डिफरेंट होती है, क्योंकि कोरिलेटेड क्वेरी जब होती है, जो इंटरनल क्वेरी होती है, ये जब भी काम में लेता है तो आउटर क्वेरी के जो कंटेंट हैं उसका जो रेफरेंस है उसको कंसीडर करते हुए ये वर्कआउट करता है। इस पर्सपेक्टिव से डिफरेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। अब सब क्वेरी दैट डिपेंड्स ऑन द आउटर क्वेरी फॉर इट्स वैल्यूज एंड एग्जीक्यूट वंस फॉर ईच रॉ प्रोसेस्ड बाय द आउटर क्वेरी। इसको डिटेल में देखना तो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें काफी डिटेल में इसको बताया हुआ है। यस, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रोल ऑफ एन ऑप्टिमाइजर इन अ डीबीएमएस। ऑप्टिमाइजर का क्या रोल होता है, ये वाला काम नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। टू डिटरमाइन द मोस्ट, ओके, ऑप्टिमाइजर क्या करता है डीबीएम, जब भी आप कोई क्वेरी वगैरह लिखते हैं करते हैं, वहां पर इंटरनली जब जाता है डीबीएमएस इंजन के अंदर तो क्वेरी को फाइंड आउट करता है, कंसीडर करता है उसको ट्रांसलेट करता है और उनमें से फिर जो बेस्ट जो प्लान है इसके लिए वो फाइंड आउट करता है। तो ऑप्टिमाइजर का काम होता है बेस्ट प्लान जो होते हैं इसके लिए एग्जीक्यूशन के लिए वो सिलेक्ट करता है, उनमें से जो बेस्ट प्लान है फाइनली फिर उन बेस्ट प्लान में से किसी एक प्लान को एग्जीक्यूट करता है। यस, नेक्स्ट में, विच नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एलिमिनेटिंग मल्टी वैल्यूड। अभी मैंने आप लोगों को बताया था मल्टी वैल्यूड वाला जो होता है नॉर्मलाइजेशन के अंदर, ये जो कंसेप्ट होता है ये आपका फोर्थ नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड है। द ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट, एक चीज बता दूं, ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट जो है ये तो जो है डीडीएल कमांड है, जो न्यू कॉलम को ऐड करना है, कंस्टेंट्स को ऐड करना है, उनके मॉडिफिकेशन, उनकी ड्रॉपिंग, उसके लिए काम में आता है। तो क्या कह रहा है, ये क्या कर रहा है, ऐड न्यू रोज टू द टेबल। ये तो डीडीएल है तो ये तो ऐड नो रोज ये वाला वर्क नहीं करेगा। मॉडिफाइंग द एग्जिस्टिंग डाटा से भी रिलेटेड तो काम करेगा ही नहीं।
ये तीनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ए, बी और डी, ये डीएमएल से रिलेटेड है। ओनली सी वाला जो दिया गया है केवल यही एक उसका है जो डीडीएल कमांड से रिलेटेड है और मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है। यस, व्हाट इज अ टेम्परल डाटाबेस? टेम्परल डाटाबेस जो होता है बाकी जो रेगुलर डाटाबेस है उससे काफी डिफरेंट होता है। इसका करेक्ट आंसर ये रहेगा। इसका मेन पर्पज ये होता है कि जो रेगुलर डाटाबेस क्या करता है, जो ओल्ड वैल्यूज को इरेज करे, करंट डाटा है उनको स्टोर करता है। ये जबकि क्या करता है, टेम्परल डाटा प्रीवियसली जितने भी हिस्टोरिकल डाटाज वगैरह हैं उनको स्टडी करता है, रीड करता है, जो वेल डिफाइंड वैल्यूज है और किस समय तक कब तक वो रही थी उनमें से उस बेस्ट वैल्यू को सेलेक्ट करता है। तो इस पर्सपेक्टिव से ये काफी रेगुलर डाटाबेस से डिफरेंट है। Which of the following is a problem associated with two-phase locking? Two-phase locking से related problem क्या रहेगी? Low concurrency, ओके रहेगी। Deadlock ये भी रहेगी। Increased overhead ये भी रहेगी। यानी तीनों ही प्रॉब्लम इसकी रहेगी, क्योंकि अगर आप टू फेस लॉकिंग अप्लाई कर देते हो यहाँ पर जो कंकरेंट एग्जीक्यूशन को लॉकिंग करने के बाद ट्रांजेक्शन सीरियलाइजेबल फैशन में रन करते तो कंकरेंट एग्जीक्यूशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। डेडलॉक जो है इसको प्रिवेंट नहीं करता है, वो भी अराइज होते हैं क्यों। और दूसरी बात, इंक्रीज ओवरहेड इसलिए रहेगा क्योंकि जो लॉक्स वगैरह जब अप्लाई करते हैं तो उनको मैनेज यानी मेंटेन करना पड़ जाएगा। यस, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नो एसक्यूएल डाटाबेस? रिलेशनल डाटाबेस अपना जो होता है ये होता है एसक्यूएल डाटाबेस होता है। ये पूछ रहा है नो एसक्यूएल, तो अपना रिलेशनल तो वैसे भी वो है। डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड एंड कॉलम ओरिएंटेड ये दोनों ही जो होते हैं नो एसक्यूएल डाटाबेस कहलाते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा एक्सएमएल या मोंगोडीबी, जहाँ पर जो डाटा जो होता है डॉक्यूमेंट की फॉर्म में स्टोर होता है, और कॉलम ओरिएंटेड जहाँ डाटा होता है कॉलम की फॉर्म में स्टोर होता है जो क्वेरीज को एनालाइज करने में काम आता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मिलेगा अपाचे। यस, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मर्ज स्टेटमेंट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ये सिंपल सीट क्वेश्चन है लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ये वाला, टू परफॉर्म इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट। अच्छा, मर्ज स्टेटमेंट जो है इसका ये जो स्टेटमेंट है अपडेट एंड इंसर्ट स्टेटमेंट दोनों का कंबाइन फॉर्म है, कंबाइन स्टेटमेंट है। इसका एक दूसरा नाम भी होता है अपडेट से ले लेता है अप और इंसर्ट से ले लेता है सर्ट, यानी इसका नाम बन गया अपसर्ट। ये इसको भी डिफाइन करता है। यस, नेक्स्ट वन, इन एसक्यूएल व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्वेरीज दैट यूज एक्सप्लेन प्लान और एक्सप्लेन एनालाइज? ये अपने जब अभी जैसे ऑप्टिमाइजर का बताया था किया था, ये उसी से रिलेटेड ही है, उससे रिलेटेड ही है क्वेरीज वगैरह को ऑप्टिमाइज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन हाउ द डाटा प्लान्स टू एग्जीक्यूट अ क्वेरी इंक्लूडिंग जॉइंट ऑर्डर। वहां पर वही है कि ऑप्टिमाइज वो जो जब एग्जीक्यूट करता है उससे पहले नंबर ऑफ बेस्ट प्लान उनको सेलेक्ट करता है और आउट ऑफ दोज वन ऑफ द प्लान इज टू बी एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस? एक तो डेडलॉक डिटेक्शन की होती है टेक्निक होती है, दूसरी डेडलॉक अवॉइडेंस की है। डेडलॉक अवॉइडेंस से यहाँ मतलब ये होता है कि डेडलॉक को होने ही नहीं देते हैं, उसको उससे पहले ही उसको प्रॉब्लम को खत्म कर देते हैं, करने की कोशिश करते हैं। और जबकि डेडलॉक डिटेक्शन के अंदर क्या होता है, जो भी कंकरेंट एग्जीक्यूशन वगैरह जो भी चल रहा है उसको होने देते हैं, डेडलॉक अराइज होता है, फिर उसको वापस रिजॉल्व करते हैं। तो फिलहाल इस केस में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिसोर्स ऑर्डरिंग। ये टाइम स्टैम्प ही होता है लेकिन टाइम स्टैम्प जो है डेडलॉक डिटेक्शन से रिलेटेड है। यस, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ चेक कंस्ट्रेंट? चेक कंस्ट्रेंट का क्या काम होता है? चेक कंस्ट्रेंट जो होता है मैंने अभी बताया था आपको, ये यूजर डिफाइंड जो कंडीशंस होती है, जो कंडीशंस अपन अदर कंस्ट्रेंट्स के थ्रू पुट अप नहीं कर पाते हैं तो उनको अपन चेक कंस्ट्रेंट्स के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टू एनफोर्स अ कंडीशन दैट मस्ट ट्रू फॉर ऑल द रोज इन अ टेबल। फॉर एग्जाम्पल के प्राइस की वैल्यू जो है वो हमेशा 0 से ज्यादा आनी चाहिए। इसका मतलब है प्राइस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव मेंशन नहीं होनी चाहिए। यस, नेक्स्ट वन, व्हाट इज अ सेमेंटिक ओवरलोड इन द कंटेक्स्ट ऑफ नल वैल्यूज इन एसक्यूएल? यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है सेमेंटिक ओवरलोड, सेमेंटिक ओवरलोड का मतलब ये आता है कि जो सिंबल दिया गया है, जो वैल्यू दी गई है, दैट हैज द नंबर ऑफ मीनिंग्स, डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं।
तो यहाँ पर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नल कैन रिप्रेजेंट अननोन, नॉट एप्लीकेबल और मिसिंग इंफॉर्मेशन लीडिंग टू एम्बिग्यूटी। नल वैसे जो होता है ये जीरो, वैसे नल को अपन कैलकुलेशन के अंदर जब लेते हैं जीरो की तरह ट्रीट करते हैं, बट एक्चुअली जीरो से डिफरेंट होता है। जीरो वर्ड जीरो जो होता है वो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, और जो ब्लैंक जो होता है वो करेक्टर वैल्यू होती है। तो नल जो होता है इसका मीनिंग एग्जैक्टली होता है नथिंग। यस, नेक्स्ट, द आइसोलेशन लेवल serializable provides the strongest guarantee of isolation but at the cost of, किसकी कॉस्ट पे? सीरियलाइजेबल ये प्रोवाइड तो करता है स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन, लेकिन किसकी कॉस्ट पे? लो कंकरेंसी एंड पोटेंशियल फॉर मोर डेडलॉक्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। यस, नेक्स्ट वन, द सी इन द कैप थ्योरम फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम स्टैंड फॉर, ये अभी अपन थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। सी के लिए जो वर्ड आएगा वो आ जाएगा कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ अ क्वेरी प्रोसेसर? लॉक मैनेजर नहीं होगा, बफर मैनेजर नहीं होगा, पार्सर और ऑप्टिमाइजर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज अ डिस्क थ्रैशिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ डीबीएमएस? डिस्क थ्रैशिंग जो ये जो फिनोमेना होता है जब कोई सिस्टम मेमोरी और हार्ड डिस्क के बीच में मोस्ट ऑफ टाइम अपना स्पेंड करता है ड्यू टू रिसोर्स शॉर्टेज की वजह से या और कमिटेड की वजह से, तो ये फिनोमेना जो है डिस्क थ्रैशिंग कहलाता है। तो इस केस में, और इसके काफ़ी साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एक्सेसिव डिस्क इनपुट आउटपुट ड्यू टू पुअर बफर मैनेजमेंट और लार्ज डेटा सेट्स लीडिंग टू डिग्रेडेड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट वन, अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, देख लीजिए आप इनको। कंसीडर द टू रिलेशंस, R1 दिया है जिसके एट्रीब्यूट्स ए बी विथ 10 टपल्स, ओके, एंड R2 जिसके एट्रीब्यूट्स हैं बी सी, एंड इन दोनों के बीच में बी जो है वो कॉमन है, ओके, विद 15 टपल्स हैं, यहाँ पर 15 है, ओके। इफ यू परफॉर्म अ नेचुरल जॉइन, तो नेचुरल जॉइन जो परफॉर्म करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके लिए कंडीशन होती है कि दोनों के बीच में एक कॉलम जो है और उसका डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए। चलिए कॉलम सेम है इनके बीच में, तो यहाँ नेचुरल जॉइन तो पॉसिबल है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ टपल्स इन द रिजल्टिंग रिलेशन? दोनों के बीच में जो नेचुरल जॉइन परफॉर्म करते हैं, तो ऐसी अदर कोई कंडीशन, वैसे इनके साथ में ये भी होता है कि नंबर ऑफ रोज कुछ मैच होनी चाहिए, ऐसा कुछ उसने दिया नहीं है, सिर्फ अपने को यहाँ पर कॉलम मैच करवाने हैं, तो नंबर ऑफ टपल, बाकी ये क्रॉस प्रोडक्ट या क्रॉस जॉइन की तरह ही काम करेगा, लेकिन यहाँ पर कंडीशन दोनों मैच हो गई है, तो इसलिए टोटल टपल्स यहाँ पर 10 है, इसकी 15 है, तो टोटल टपल्स 10 इंटू 15 150। व्हाट इज द टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल्स? श्रिंकिंग फेस, इसमें दो फेस जो होते हैं टू फेस में, एक ग्रोइंग फेस है श्रिंकिंग फेस। तो ग्रोइंग में तो लॉक्स एक्वायर करता है और श्रिंकिंग में जो है लॉक्स वो रिलीज करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द फेस वेयर ट्रांजैक्शन रिलीज एक्वायर्ड लॉक्स एंड कैन नॉट एक्वायर न्यू वंस। नेक्स्ट वन, अ डिस्क हैज 2000 ट्रैक्स, ओके, ईच विथ 500 सेक्टर्स, उसके अंदर 500 सेक्टर्स है, और ईच सेक्टर हैज 4 MB ऑफ डाटा। हाउ मच टोटल जो है कैपेसिटी पूछ रहा है इसकी कितनी हो जाएगी? तो सिंपल कुछ नहीं करना आपको, ये 2000 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 500 एंड 500 विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस वन। इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बी, 4 टेराबाइट। नेक्स्ट वन, अ डाटाबेस टेबल है 50,000 रिकॉर्ड्स, ओके, इफ अ लीनियर सर्च, जो एवरेज केस दिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा वर्ड लीनियर सर्च है और एवरेज केस। एवरेज के इसमें दो केसेस हैं, एवरेज केस और अपन वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। एवरेज केस के अंदर जो टोटल रिकॉर्ड्स हैं वो हाफ सर्च किए जाते हैं और वर्स्ट केस के अंदर वो कंप्लीट सर्च किए जाते हैं। फिलहाल अपन एवरेज सर्च की बात कर रहे हैं, केस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर 50,000 रिकॉर्ड्स हैं तो अपन उसमें से केवल उसके हाफ यानी 25,000 रिकॉर्ड्स ही सर्च होंगे। उसका टाइमिंग क्या है? 10 मिली सेकेंड, ओके। तो यानी इसका क्या मतलब हो गया? 25,000 एंड वो, तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर दें 25,000 इंटू 10 एंड बी ट्री का कितना दिया है? 25 अपॉन 25 ये है और 20 मिली सेकेंड इसका ये टाइम लग रहा है अपॉन 20,
तो जब आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 500 टाइम्स। नेक्स्ट वन, रिलेशन आर हैज एट्रीब्यूट्स ए बी सी डी ई। ओके, इसके एट्रीब्यूट्स हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगी अपने लिए, और ये एट्रीब्यूट्स रहेंगे इंपॉर्टेंट, कौन कौन सबके सब है। ओके, हाउ मेनी कैंडिडेट की डज दिस रिलेशन है। इस प्रकार के ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो बहुत आसान तरीके से बता। इस प्रकार का जो क्वेश्चन इसको जब अटेम्प्ट करते हैं तो अपन इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको राइट हैंड साइड एट्रीब्यूट्स एंड लेफ्ट हैंड साइड एट्रीब्यूट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो राइट हैंड साइड में कौन कौन से आ गए, पहले तो ये देखिए बी, नेक्स्ट आ गया डी, यानी और नेक्स्ट आ गया ई, यानी राइट हैंड साइड में बी डी ई। पेंडिंग कौन से बच गए, ए और सी, ये जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे। तो एक तो ये चीज क्लियर हो गई कि लेफ्ट साइड के लिए एट्रीब्यूट्स कौन कौन से पॉसिबल है, तो केवल ए और सी रहेंगे, बी डी और ई नहीं होंगे। नेक्स्ट वन, अब मैं ए और सी को लेकर कैंडिडेट की बनाना चाहूँ तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की कितनी पॉसिबल है, तो ए है सी है, और दोनों को अगर कंबाइन कर दूं तो ए सी, यानी 3 पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी है कि इन तीनों को लेकर 3 पॉसिबल है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, या इसको डी वाला आंसर तो रॉन्ग हो गया कम से कम। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितनी बन सकती है, वो ये पूछ रहा है कि इस रिलेशन के रेस्पेक्ट में कौन सी पॉसिबल है। तो आप जब ध्यान से देखेंगे, अगर ए को लेकर मैं इसको वेरीफाई करूंगा तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, सी को लेकर भी वेरीफाई करूंगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं वहां करवा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, वो चेक कर लीजिएगा। लेकिन जब एसी को लेके करूंगा मैं तो इसको वेरीफाई कर देगा। कैसे, यहाँ पर देख लीजिए, अगर मैं एसी को ले रहा हूँ और फर्स्ट वाला पार्ट दे रहा हूँ तो मेरे पास में एट्रीब्यूट क्या बन गया, ए सी बी। तो अपने पास सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या बन गया, ए सी बी। ओके, नेक्स्ट देखिए बी सी डी, जो डिपेंड्स ऑन बी सी, इसमें से बी सी किसको डिटरमाइन कर रहा है, डी को, यानी अपने पास नया प्रोडक्ट क्या आ गया, ए बी सी डी। ओके, अब लास्ट वन देखिए डी जो अपने इस प्रोडक्ट का पार्ट है वो क्या जनरेट कर रहा है, ई, यानी ए बी सी डी, ई भी अपना हो गया। यानी इसका मतलब है ये फंक्शनल डिपेंडेंसी के थ्रू सारे एट्रीब्यूट्स डिटरमाइन हो गए, तो केवल एक ए सी जो है कैंडिडेट की ही पॉसिबल रहेगी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। Yes, next one. A concurrency control mechanism uses time stamps. Okay, if transaction T1 has time stamp 100 and transaction T2 has time stamp 150. Okay, ठीक है, यानी T1 का टाइम स्टाम्प थोड़ा T2 से कम है, एंड T2 tries to read the data, और T1 और T2 क्या कर रहा है, यहाँ पर T1 की जो है इंफॉर्मेशन, T2 जो है T1 के इंफॉर्मेशन को रीड करने की कोशिश कर रहा है, विच इज, लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन है कमिटेड नहीं है। ओके, विच एक्शन इज टेकन, और ये आपका टाइम स्टाम्प ऑर्डरिंग चल रहा है, ये ध्यान रखिए। तो टाइम स्टाम्प ऑर्डरिंग के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, या इसको अपन इसके अंदर या तो प्रोसेस रीस्टार्ट होगा या एबॉर्ट होगा। अपन कॉन्फ्लिक्ट उस कंडीशन के अंदर पार्शियल वाला कोई भी काम नहीं करेंगे इसमें। तो यहाँ पर क्या करेगा, जैसे T1 को रीड करेगा, T1 के रीड करने के बाद में 100 टाइम लिया, उसके बाद T2 स्टार्ट होगा, T2 भी उसी को रीड करेगा, लेकिन T1 कमिटेड तो हुआ ही नहीं था। तो T2 जैसे इसको रीड करेगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि T1 लेटर ऑन उसको मॉडिफाई कर दे। अगर उसने मॉडिफाई कर दिया तो T2 ने अगर जो भी स्टडी करेगा वो डाटा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इस केस में जो है ये वाला जो ऑपरेशन है वो एबॉर्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा T2 एबॉर्ट्स। नेक्स्ट वन, बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल सर्वर हैज, क्या होता है, ये होता है रीड कमिटेड। नेक्स्ट वन, लेट आर बी रिलेशन विद 5 एट्रीब्यूट्स एंड 100 टपल्स। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए बहुत ध्यान से, इसमें बहुत ही माइनर मिस्टेक हो सकती है। व्हाट, इसमें एट्रीब्यूट्स 5 हैं, ओके, एंड डिग्री 5 होगी, यानी टपल्स कार्डिनल 100 होगी। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द रिलेशन रिजल्टिंग फ्रॉम, लेकिन ये डिग्री कंप्लीट रिलेशन की नहीं पूछ रहा है, ये डिग्री इसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। लेकिन जब इसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो ध्यान रखिए, ओवरऑल रिलेशन की डिग्री तो 5 है, लेकिन अगर इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करता हूं पाए, तो यहां पर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ए और बी, यानी 2 एट्रीब्यूट आ रहे हैं, तो इसलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 2। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट वन, व्हाट डज द फॉलोइंग टपल रिलेशनल कैलकुलस एक्सप्रेस
जो एक्सप्रेशन है ये इसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, देखते हैं तो ये क्या कर रहा है, टी जो है वेरिएबल है दैट इन टपल रिलेशन कैलकुलस, और इसके अंदर वैल्यू ओके। तो यहाँ पर ये इसको शो करेगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सेलेक्ट ऑल द टपल फ्रॉम द रिलेशन वेयर एट्रीब्यूट ए की जो वैल्यू है वो 10 है। यस, नेक्स्ट वन, रिलेशन दिया गया है P, इसके दो एट्रीब्यूट ओके, हैज 20 टपल्स ओके। रिलेशन Q दैट हैज 30 टपल्स, इफ P एंड Q आर ज्वाइंड ऑन B, ओके, इनको ज्वाइन कर सकते हैं आपस में, ठीक है, ओके। Join on B and there are 5 distinct values of B in P, okay, and at 8 distinct value of B in Q। अच्छा, एक के अंदर 5 distinct value है, दूसरे के अंदर 8 distinct values हैं, ओके, and all distinct values from P are also present in Q। और दोनों के अंदर देखा जाए, दोनों के अंदर, एक के अंदर 5 है, एक के अंदर 8 है, और दोनों में जो कॉमन है वो 5 वैल्यूज है। इसका मतलब ये है, तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टपल इन नेचुरल जॉइन। एक तो नेचुरल जॉइन की मैंने पहले बताया था कंडीशन ये थी कॉलम कॉमन होना चाहिए, वो तो मिल रहा है यहाँ पर, और दोनों के अंदर नंबर ऑफ रोज जो है वो कितने कॉमन है, 5, तो केवल ये 5 रोज को ही डिस्प्ले करेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यस, नेक्स्ट वन, व्हाट इज ट्रू अबाउट इंडेक्सेस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B। It makes harder for SQL Server engines to work on index which have larger keys, क्योंकि indexes जब भी बनाई जाती है अगर उनमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट ज़्यादा हैं तो एक्स्ट्रा ओवरहेड क्रिएट कर देता है, क्योंकि उनको डेटा डिक्शनरी के अंदर मेंटेन करना पड़ता है। प्रोसेस जो है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, कैशे की जो परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाएगी, मोस्ट इनपुट आउटपुट जो रिसोर्सेज है वो यूटिलाइज होंगे, तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी रहते हैं। Yes, next one, which of these is not a feature of a hierarchical model। ये ट्री स्ट्रक्चर मॉडल है, इसके अंदर क्या कह रहा है, ये एक्चुअली में ट्री स्ट्रक्चर मॉडल ही होता है, ग्राफ स्ट्रक्चर मॉडल अलग अलग होता है और ये ट्री स्ट्रक्चर। तो ये क्या कह रहा है, तो ट्री, आप इसको थोड़ा ट्री स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से देखिए, ऑर्गेनाइज दी डाटा इन तो उस हिसाब से ये तो कह रहा है नॉट होना चाहिए फीचर, ठीक है, तो ये तो करेक्ट है फर्स्ट वाला। तो पेरेंट नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ चाइल्ड, ये भी पॉसिबल है। रूट नोड डजंट हैव एनी पेरेंट, ये भी ट्रू है। चाइल्ड नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ पेरेंट नोड, ये नहीं होगा, यानी अपना करेक्ट आंसर डी आएगा, क्योंकि चाइल्ड वापस पेरेंट के साथ कनेक्ट नहीं होता है, यानी इसके अंदर जो मैनी टू वन वाला जो रिलेशनशिप है जो ग्राफ स्ट्रक्चर या दूसरे मॉडल में पॉसिबल होता है वो ट्री स्ट्रक्चर के अंदर पॉसिबल नहीं होता है, जिसकी वजह से ये उन मॉडल से काफी डिफरेंट होता है। नेक्स्ट वन, this validation scheme called the dash scheme since transaction execute optimistically assuming they will be able to finish execution and validate at the end। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्टिमिस्टिक। ये कनकरेंसी कंट्रोल जो बाकी उससे थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ पर ये मान के चलता है कनकरेंसी कंट्रोल के अंदर की जो प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन जो रन हो रहे हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, एक बार उनको कंप्लीटली एग्जीक्यूट होने देता है और लेटर एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन के बाद उनको वैलिडेट करता है कि उनका आउटकम क्या आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डेटा मॉडल, ओल्डेस्ट इसके अंदर जो रहेगा वो रहेगा हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर वाला। इसका रीजन बता देता हूँ, इसका अगर पुराने थ्योरी के अंदर जाएंगे तो ये जो हायरार्किकल मॉडल है, ट्री स्ट्रक्चर मॉडल है, 1960 के अराउंड 1960 के अराउंड डेवलप हुआ था। इसके अलावा ये जो नेटवर्क मॉडल है ये 1960 और 1970s के अराउंड हुआ था, लेकिन हायरार्किकल मॉडल के बाद में, और रिलेशनल वाला जो था 1970s के अंदर ही हुआ था। और फिजिकल मॉडल जो होता है, कोई डाटाबेस को स्टोर करने के लिए मॉडल ऐसा कोई अवेलेबल नहीं है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, ये क्या कह रहा है यहाँ पे, Dash is a popular for applications such as storage of log files in database systems and it offers the best write performance। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड लेवल 0। यहाँ पर ये जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो स्टोर करता है रेड लेवल 0, 5 एंड 6 ब्लॉक्स के अंदर करता है, और 2 एंड 3 के अंदर जो स्टोर करता है वो करता है बाइट स्ट्रिपिंग की फॉर्म में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
Yes, next one. In a multi-granulity locking scheme, if a transaction holds an ये intention exclusive lock on what does it signify? ये क्या चीज डिफाइन करता है? फर्स्ट क्या कह रहा है? द ट्रांजैक्शन इंटेंड्स टू एक्सक्लूसिव लॉक सम डिसेंडेंट। ओके, इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा ट्रांजैक्शन इंटेंड्स टू एक्सक्लूसिव लॉक सम डिसेंडेंट नोट। इसका मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि उनकी लॉकिंग कर रहे हैं, लेकिन अपना ऐसा इंटेंशन वो रखता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक्सक्लूसिवली ये अप्लाई कर रहा है तो वहां पर वो शेयरिंग के अंदर जो है वो उनकी लॉकिंग करेगा, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट वन, अ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी एफ इज मिनिमल इफ। क्या कह रहा है? एवरी डिपेंडेंसी इन एफ हैज अ सिंगल एट्रीब्यूट ऑन द राइट हैंड साइड। करेक्ट है। नो डिपेंडेंसी इन एफ कैन बी रिमूव्ड विदाउट चेंजिंग द क्लोजर ऑफ। ये भी करेक्ट है। नो एट्रीब्यूट इन डिपेंडेंसी कैन बी रिमूव्ड विदाउट चेंजिंग द क्लोजर ऑफ एफ। ये भी करेक्ट है। यानी इसका तीनों ही करेक्ट है। ये काफी डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ टाइम इशू की वजह से। बाकी आप इसको मेरे किसी और वीडियो में देख लीजिएगा। Which of the following is true about a sub query or a nested query? ये क्या कह रहा है? कौन सा इसके सब क्वेरी या नेस्टेड क्वेरी के रेस्पेक्ट करेक्ट? क्या कह रहा है ये यहाँ पर? इट मस्ट ऑलवेज रिटर्न अ सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इट कैन ओनली बी यूज्ड विद सेलेक्ट स्टेटमेंट। ये भी कोई जरूरी नहीं है। इंसर्ट और दूसरे कमांड के साथ भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो नेसेसरी कंडीशन, इट एग्जीक्यूट्स बिफोर द मैन, ये वाला सी, इट एग्जीक्यूट्स बिफोर द मैन क्वेरी एंड इट रिजल्ट इज यूज्ड बाय द मैन, ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है। जब भी नेस्टेड क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो इंटरनल पार्ट पहले एग्जीक्यूट होगा। इसका जो आउटपुट है वो उसके इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो उसके लिए जो है एज एन इनपुट का काम करेगा आउटर क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। यस, नेक्स्ट वन, द रोल बैक कमांड। ये अपन वापस वहां पर जो है उससे रिलेटेड आ गए, ट्रांजैक्शन कमांड से रिलेटेड। रोल बैक क्या कर देता है? रोल बैक सेव चेंजेस नहीं, इसको सेव नहीं करेगा। अनडू द चेंजेस ये करेगा। रोल बैक यानी अगर आपने इनको भी ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो चुका है तो उसको वापस अनडू करने के लिए ये काम में आएगा। यस, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डीनॉर्मलाइजेशन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी, टू इम्प्रूव क्वेरी परफॉर्मेंस फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। डीनॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है जो है ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में अप्लाई किया जाता है क्वेरी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूवाइज करने के लिए एट द सम कॉस्ट। नेक्स्ट वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एग्रीगेट फंक्शन? कौन सा उसका एग्जांपल है एग्रीगेट फंक्शन का? ये सब स्ट्रिंग के लिए है, ये सिंगल रो के ऊपर काम करता है। ये कॉन्केटिनेशन के लिए, स्ट्रिंग के लिए ये है। अपर वाला ये भी सिंगल रो, केवल एक आएगा एवरेज। आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ एग्रीगेट के अंदर आपके जो 5 फंक्शन बताए थे, सम, एवरेज, काउंट, मिन एंड मैक्स। ये ग्रुप ऑफ रोज के ऊपर काम करते हैं और सिंगल रिजल्ट जनरेट करते हैं। बाकी जितने भी ये बताए गए यहाँ पर ये सिंगल रो फंक्शन है। ये रो जितनी रोज होंगी उतने आउटकम्स आएंगे। यस, नेक्स्ट वन, ये अपन बता ही चुके हैं। ये वाला जो मॉडल होता है ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? ये ट्री स्ट्रक्चर के ऊपर। यस, नेक्स्ट वन, व्हाट इज अ नॉन रिपीटेबल रीड प्रॉब्लम इन करेंसी कंट्रोल? एक चीज ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट है डर्टी रीड से काफी मिलता जुलता है। डर्टी रीड जो होता है अनकमिटेड वाले उनकी रीडिंग होती है और नॉन रिपीटेबल वाले में जो कमिटेड स्टेटमेंट्स हैं उनकी रीडिंग होती है, उनको स्टडी किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, अ ट्रांजैक्शन रीड्स द डाटा ट्वाइस एंड फाइंड्स दैट द डाटा दैट हैज बीन चेंज्ड बाय अनदर कमिटेड। ये बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से देख लीजिए। कमिटेड ट्रांजैक्शन बिटवीन द रीड्स, ये अनकमिटेड होता है तो डर्टी रीड की तरह वो डर्टी रीड हो जाता है। यस, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सीरियलाइजेबल शेड्यूल? सीरियलाइजेबल शेड्यूल का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट रिजल्ट इज इक्विवेलेंट टू द रिजल्ट ऑफ सम सीरियल एग्जीक्यूशन ऑफ द सम सेट ऑफ। अगर कोई कंकरेंट एग्जीक्यूशंस हैं, अगर उसको अपन शिफ्ट करके सीरियल एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका रिजल्ट सीरियल एग्जीक्यूशन की तरह आता है तो अपन उसको सीरियलाइजेबल कहते हैं। यस, नेक्स्ट वन,
विच टाइप ऑफ डाटाबेस अटैक अटेम्प्ट्स टू ओवरलोड अ सिम्टम बाय सेंडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिनाइल ऑफ सर्विस। ये जस्ट लाइक द साइबर अटैक की तरह हो जाता है। एक बार साइबर अटैक होने के बाद में जो मशीन जो है या जो नेटवर्क है वो यूजर के लिए क्या हो जाता है, अनअवेलेबल हो जाता है। वो लगातार वहां पर जो रिक्वेस्ट जो है वहां पर क्या कर रहा है, भेज रहा है, वो ओवरलोडेड हो जाती है उसकी रिक्वेस्ट। और एक और टेक्निकल यहाँ जो वर्ड आ रहा है एसक्यूएल इंजेक्शन, वो ध्यान से देख लीजिए, ये भी अच्छा टर्म है। एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर क्या कर देते हैं, जो मैलिशियस या जो इन्फेक्टेड एसक्यूएल कोड जो है वो इनपुट के अंदर भेज के इनपुट कोड के साथ में इसकी जो इश्यूज हैं वहां पर जो उसका जो इंटेंशन है उसको अपने इंटेंशन को वो कंप्लीट करते हैं। यस, नेक्स्ट वन, इन अ ट्रांजैक्शन इफ अ सिस्टम फेलियर अकर्स बिफोर कमिट से पहले ही सिस्टम फेलियर हो जाता है, व्हाट हैपन्स टू द चेंजेस? डेफिनेटली उस केस में तो क्या होगा, दे आर रोल्ड बैक। कमिट से पहले जितना भी होगा वो सारा क्या हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा, पार्शियली या कोई भी सेव नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंशियल प्रॉब्लम इन डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम? डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर ये सेंट्रलाइज सिस्टम की जगह डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम काम में लेते हैं तो इसकी क्या प्रॉब्लम आएगी? सी, इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी इन कंकरेंसी कंट्रोल एंड रिकवरी। यहाँ पर इसकी जो है ये वाला जो इशू है कंकरेंट एग्जीक्यूशंस का वो काफ़ी स्लो हो जाएगा, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, एराइज हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर कंपैरिजन टू सेंट्रलाइज सिस्टम। और रिकवर करने में भी काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि रिकवर करने के लिए अगर इसको रिकवर करना होगा, अगर एक बार सिस्टम में प्रॉब्लम आने के बाद जितने भी नोड्स हैं उन सबको स्टॉप किया जाएगा, तो उन ऑल दी जो सिस्टम की जो स्टेट है बिल्कुल मतलब नॉन एक्टिव जो है वैसी हो जाएगी। तो दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक। यस, नेक्स्ट वन, लाइक ऑपरेटर एसक्यूएल के अंदर जब यूज करते हैं लाइक ऑपरेटर जो होता है, इक्वल टू ऑपरेटर होता है जब एग्जैक्ट मैचिंग होती है, इन और इक्वल टू। लाइक ऑपरेटर जब करते हैं अपन पैटर्न मैचिंग करते हैं, अपने को एग्जैक्ट डाटा कंफर्म नहीं है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो उस समय इसके लिए काम में लेते हैं। और इसमें मैंने आपको दो ऑपरेटर बताया बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, एक तो अंडर स्कोर, एक होता है परसेंटेज साइन। तो ये यहाँ पर फिलहाल जो यूज किया जाएगा वो किया जाएगा सॉरी ये बी वाला पैटर्न मैचिंग। यस, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द क्लस्टर्ड इंडेक्स? क्लस्टर्ड इंडेक्स के लिए कौन सा ट्रू है? ए टेबल कैन हैव मल्टीपल क्लस्टर, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि केवल सिंगल ही क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो। इट डजंट स्टोर द डाटा रो एट द लीफ, ये कर सकता है, ये भी रॉन्ग है। इट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टोरेज ऑर्डर ऑफ द डाटा इन द टेबल, ये करेक्ट है। इट इज ऑलवेज फास्टर तो नहीं हो सकता, समटाइम्स इट मे बी फास्टर, ऑलवेज जो वर्ड है वो नहीं आएगा इसमें, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा यहाँ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिस्टम आर प्रोजेक्ट प्राइमरी नॉन फॉर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बी, पायनियरिंग द रिलेशनल डाटाबेस मॉडल एंड एसक्यूएल, जो 1974 में आईबीएम के द्वारा जो डेवलप किया गया था। यस, नेक्स्ट वन, इन एसक्यूएल इंजेक्शन, अच्छा अभी अपन डिस्कस जो कर रहे थे उसी का ही आ रहा है वापस। व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइटेड? तो इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनसैनिटाइज्ड यूजर इनपुट इन डायनामिक एसक्यूएल क्वेरीज, वो मैलिशियस कोड की वजह से। यस, नेक्स्ट वन, 68 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म डील्स विद द नॉन जॉइंट डिपेंडेंसी? जॉइंट डिपेंडेंसी से रिलेटेड मैंने आपको बताया था, ये जो इशू होता है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के साथ में होता है। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज होती है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेटाबेस रिकवरी, व्हाट डज एरीज स्टैंड फॉर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, ये डेटाबेस रिकवरी जो डेटाबेस के अंदर है उसके लिए जो है काम में लिया जाता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द चेन हैशिंग टेक्निक यूज्ड फॉर इन डाटाबेस? इसका करेक्ट आंसर, टू हैंडल द कोलिजन्स इन हैश टेबल्स बाय लिंकिंग द रिकॉर्ड दैट हैश टू द सेम लोकेशन। हैशिंग जो काम में लेते हैं वर्ड, इसका जो मेन पर्पज होता है इंडेक्सिंग और सॉर्टिंग या सर्चिंग उसको काम में नहीं लेके डायरेक्ट हैशिंग के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को उसको डायरेक्टली जो है वो सेलेक्ट किया जाता है, उसकी कैलकुलेशन की जाती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेस ऑफ क्वेरी प्रोसेसिंग इन अ DBMS। क्वेरी प्रोसेसिंग का वो पार्ट नहीं है, उसका स्टेप नहीं है। पार्सिंग एंड ट्रांसलेशन ये होता है, ऑप्टिमाइजेशन होता है, एग्जीक्यूशन भी होता है। डेटा मॉडलिंग जो है ये डिजाइनिंग से रिलेटेड है, तो वो इसका पार्ट नहीं होता। फिर इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द सिमेट्रिक फ्रेगमेंटेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेसेस। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, सिमेट्रिक यानी इक्वल, फ्रेगमेंटेशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द सेम फ्रेगमेंट इज स्टोर्ड एट मल्टीपल साइड्स। इसे अपन हॉरिजेंटल रेप्लिकेशन भी कहते हैं टेक्निकली। यस, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट चेकिंग टिपिकली हैंडल्ड। यहाँ पर जो बात कर रहा है ये किसकी कर रहा है, यहाँ पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट चेकिंग टिपिकली हैंडल्ड इन बाय, ये इसको हैंडल कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा द डाटाबेस इंजन। क्योंकि ये जो काम है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ये जो रूल्स रेगुलेशन की जो बात कर रहा है, ये सारी डाटा से रिलेटेड, और डाटाबेस जो है वो डाटाबेस इंजन के थ्रू जो है चेकअप किया जाएगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज रीड कमिटेड आइसोलेशन लेवल ससेप्टिबल टू। जब रीड कमिटेड कर लेते हैं एक बार, तो डर्टी रीड की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है, यानी ये वाला तो नहीं होगा आपके, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है नॉन रिपीटेबल रीड्स एंड फैंटम रीड्स, ये स्टिल रहती है उसके बाद भी। यस, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डाटा गवर्नेंस इन DBMS। डाटा गवर्नेंस वर्ड जो दिया हुआ है गवर्नमेंट, यानी किसी भी सिस्टम को जो मैनेज करने के लिए क्या क्या चीज़ें नीड होती है, उनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से अपने यहाँ पर भी डाटा से रिलेटेड जो है ये रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इट इज़ द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द अवेलेबिलिटी, यूजेबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डाटा इन एन एंटरप्राइज। यस, नेक्स्ट वन, updates that violate are disallowed। update that violates, यहां पर क्या वर्ड आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर डिसअलाउड। क्योंकि अपडेट वगैरह ये DML कमांड्स की बात कर रहा है, तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स वगैरह जो है इनको वायलेशन नहीं करते। अगर वायलेट करते हैं तो वो उसमें अलाउ, जैसे हम बात कर रहे हैं कि नल वैल्यू या नॉट नल वैल्यू परमिटेड है या नहीं है, प्राइमरी की होना चाहिए, वो सारा उसमें फॉलो करना पड़ता है। इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन कंट्रोल है, इसमें कमिट, रोल बैक वगैरह उससे रिलेटेड आएंगे, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। ऑथोराइजेशन के अंदर जो एक्सेसिंग होती, ग्रांट, रिवोक वगैरह, परमिशन दे रहे हैं नहीं है, उसके लिए आएगा। वैसे ये जो बात कर रहे हैं होता तो DDL कंस्ट्रेंट्स ही हैं, लेकिन इसलिए टेक्निकल वर्ड जो है अपन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट काम में लेते हैं, टेक्निकल वर्ड DDL कंस्ट्रेंट काम में नहीं आता है। यस, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंटेंट्स एन एरर। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ये तो ये वाला तो करेक्ट है, क्योंकि इसमें सारे फॉलो हो रहे हैं। इसमें उसके जो सारे जो कॉलम्स जो हैं वो आ जाएंगे टेबल के। सेलेक्ट EMP, ये भी करेक्ट है, क्योंकि इसमें केवल EMP ID कॉलम जो है इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले हो जाएगी। सेलेक्ट EMP, ये सारी रोज जो है डिस्प्ले करेगा इस कॉलम से रिलेटेड। ये वाला पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि सेलेक्ट के बाद में यहाँ पर देखिए फ्रॉम क्लोज जो है, फ्रॉम क्लोज वो एब्सेंट है, जो कि एसेंशियल होना चाहिए इस क्वेरी के लिए, वो इसको फुलफिल नहीं कर रहे। इसे करेक्ट आंसर इसके हिसाब से हो जाएगा डी। यस, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेलेक्ट टेम्प नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नेम लाइक। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज टू बी एडेड इनटू द ब्लैंक टू सेलेक्ट द डिपार्टमेंट विच हैज कंप्यूटर साइंस एज इट्स स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पर जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर इसके हिसाब से, तो यहाँ पर जो है अंडरस्कोर में क्या आना चाहिए, इसका मतलब है कि कंप्यूटर साइंस से पहले लाइक एक तो पैटर्न मैचिंग के लिए काम आता है, और कंप्यूटर साइंस से पहले जो है कितने भी करेक्टर्स आ सकते हैं, एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा परसेंटेज। अगर यहाँ पर केवल सिंगल करेक्टर की बात करता है तब अपन अंडरस्कोर, इसका अंडरस्कोर करेक्टर जो ये यूज करते। यस, नेक्स्ट वन, द फ्रेज ग्रेटर देन एटलीस्ट वन इज रिप्रेजेंटेड बाय, उसके लिए अपन यूज करेंगे डी वाला, यानी जो अपने पास गिवन सेट ऑफ वैल्यूज है उनमें से कम किसी भी एक वैल्यू से एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा या ट्रू हो जाएगा। ऑल वाला, या अगर उन सब वैल्यू से ज़्यादा है तो होगा। इसी प्रकार से बाकी भी अप्लाई हो जाएंगे। यस, नेक्स्ट वन,
द फॉर्मेट फॉर कंपाउंड स्टेटमेंट इज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ बिगिन एंड बिगिन ऑटोमिक एंड एंड। जब बिगिन ऑटोमिक एंड एंड के बीच में एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं तो ग्रुप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, वो एक सिंगल ट्रांजैक्शन की तरह यूज किए जाते हैं। यस, नेक्स्ट वन, विच प्रीफिक्सेस आर अवेलेबल टू ओरेकल ट्रिगर्स, इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ न्यू एंड ओल्ड। न्यू जो है जब अपन इंसर्ट या अपडेट डीएमएल स्टेटमेंट आफ्टर इंसर्ट एंड अपडेट आफ्टर अप्लाई करते हैं तो उस समय ये न्यू वाला अप्लाई होता है, और ओल्ड जो है अपडेट एंड डिलीट बिफोर स्टेटमेंट उससे पहले अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपैरिजन ऑपरेटर, ये इन टपल कंपैरिजन ऑपरेटर्स में अपन जाते हैं 6 ऑपरेटर्स आते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो अपन फिलहाल या इसके हिसाब से देखें तो बी आ जाएगा, इक्वल टू ऑपरेटर। नेक्स्ट वन, इन डोमेन रिलेशनल कैलकुलस देयर एग्जिस्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनवर्स ऑफ ई की तरह ट्रीट होता है। इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट सम वेरिएबल एक्स, और पी जो ये प्रेडिकेट को शो करता है, दैट सेटिस्फाई दिस predicate या this predicate calculus. Next one, how can a SQL server add a key on a table? Okay, यहाँ पर देखिए इसको अपन जब create कमांड के थ्रू कर सकते हैं, later on बाद में alter करके भी कर सकते हैं alteration के थ्रू, and with SQL server property window के थ्रू भी, यानी तीनों के थ्रू अपन कोई ऐसा कोई फिक्स या रिजिड क्राइटेरिया नहीं है कि अपन केवल एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन ही उसको करना, लेटर ऑन भी अपन उसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट इन ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के अंदर स्टेट नहीं होती है, एक्टिव तो होती है और टर्मिनेटेड नहीं होती है, एबोर्टेड होती है, पार्शियली कमिटेड होती है, इसके अलावा कमिटेड होती है और फेल्ड भी होती है। टर्मिनेटेड इसमें स्टेट नहीं होती है। Yes, next one. If a node is locked in intention mode, okay, explicit locking is done at a lower level of the tree. This is called, इसको अपन कहते हैं implicit locking या internal locking कहते हैं इसको, जहाँ पर वो ऑटोमेटिकली DBMS जो है इसके लोअर लेवल के जो डाटाज हैं उनके ऊपर वो वर्कआउट कर सकता है। नेक्स्ट वन, एमेंडेड पॉइंटर प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है, सेकेंडरी एक्सेस पाथ। एमिडेट पॉइंटर क्या होता है, एमिडेट पॉइंटर जो है ये उसका जो एड्रेस जो है डाटास का उसको ये डिफाइन करता है और फर्दर वो किसी एक रिकॉर्ड को तरफ जो है पॉइंट आउट करते हुए बताता है। तो अपने को डायरेक्ट इसके लिए अदर मेथड्स अगर अप्लाई नहीं करना होता, डायरेक्ट उसके एड्रेस को कंप्यूट करके अपन इस रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट वन, लेट आर, इसके अंदर जो इसके एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं A B C D E F, बी अ रिलेशन स्कीम विद द फॉलोइंग डिपेंडेंसीज। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फॉर आर, ये अपन पहले कर चुके हैं, बार बार बता चुके हैं कि की को कैसे डिफाइन किया जाता है, की को कैसे किया जाता है, एक बार मैं बता दूं, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बी। जब आप बाकी जो ऑप्शंस हैं C D A E या A C के थ्रू यही प्रोसेस अप्लाई करके देखेंगे तो वहां पर एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन केवल EC के साथ होगा। यहां पर देख लीजिए, EC अगर जब की है तो EC के साथ में या C इसका पार्शियल पार्ट है, इसका मतलब ये वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अपने को क्या मिल जाएगा, A C और F, ये प्रोडक्ट मिल गया। नेक्स्ट देखिए, E जो है वापस इसका पार्ट है और ये क्या जनरेट कर रहा है, A, तो अपना अगला पार्ट क्या मिल गया, ECF, A भी मिल गया। नेक्स्ट चेक करते हैं, EC जनरेटिंग D, EC भी इसका पार्ट है, क्या जनरेट कर रहा है D, तो ये भी इसके साथ अटैच हो जाएगा, ECF AD। A जो है इसका पार्ट है, वो क्या जनरेट करेगा, B। यानी इस कैंडिडेट की को अप्लाई जब कर रहे हैं तो इसके सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी के थ्रू क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। तो इसलिए EC जो है ये इसकी कैंडिडेट की होगी, लेकिन जो बाकी के साथ इसी ऑप्शन इसी प्रोसीजर को जब अप्लाई करेंगे, ट्राई करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। यस, नेक्स्ट वन, टेबल्स ड्राइव्ड फ्रॉम द ER डायग्राम।
टेबल्स ड्राइव्ड फ्रॉम जो है ईआर डायग्राम के थ्रू जब करते हैं तो इसका ये होता है, दीज आर एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। टोटली नॉर्मलाइज्ड हो ऐसा नहीं कह सकते। ये पॉसिबल है कि ईआर डायग्राम के अंदर जो डाटा हैं वो ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी वहां पर शो हो रही है, पार्शियल डिपेंडेंसी शो हो रही हो, तो रिलेशनल मॉडल के अंदर भी शो हो जाएगी। तो उस केस में सेकंड नॉर्मल फॉर्म या थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हो सकते हैं। नेक्स्ट, कैन बी फर्दर डीनॉर्मलाइज, ऐसा कुछ कह सकते हैं। फर्दर डीनॉर्मलाइज तो तब होगा, पहले वो नॉर्मलाइज होना चाहिए तब वो डीनॉर्मलाइज हो सकता है। मे हैव मल्टी वैल्यूड ईआर डायग्राम के अंदर, तो ईआर के अंदर तो पॉसिबल है, लेकिन रिलेशनल मॉडल के अंदर मल्टी वैल्यूड ऑप्शन जो है अपन इसको प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि यहां पर किसी भी एट्रीब्यूट की ऑटोमिसिटी जो है वो मेंटेन की जाती है। यस, नेक्स्ट वन, डिजाइनिंग फिजिकल मॉडल ऑफ डाटाबेस डीबीएमएस रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन ऑफ। जब इसका फिजिकल मॉडल तैयार करें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? डाटा वॉल्यूम करेक्ट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेस टू डाटा, उस डाटा को एक्सेस करने की फ्रीक्वेंसी करेक्ट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग, क्योंकि यहाँ जब फिजिकल मॉडल हो रहा है, ये जब बात कर रहा है डिजाइनिंग की बात कर रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला काम तो इम्प्लीमेंटेशन और कोडिंग के समय होता है, तो यहाँ पर थर्ड पार्ट तो यूज नहीं होगा ये वाला। और ये वाला जो लास्ट वन है, सॉरी ये थर्ड है, और ये वाला जो पार्ट है एक्चुअली में ये फोर्थ है वैसे, तो सेकेंड ये वाला भी अप्लाई हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। Next one, consider join of a relation R with S. Okay, if R has m tuples, इसके कितने टपल्स हैं? m टपल्स हैं। Okay, S has n tuples, the maximum and minimum size of the join, तो मैक्सिमम मिनिमम तो इतनी होगी कि करेंगे यहाँ पर, तो एक क्रॉस ज्वाइन के थ्रू मैक्सिमम टपल्स अपने को क्रॉस ज्वाइन के थ्रू मिल सकती है, वो तो हो जाएगी m इंटू n। ओके, और मिनिमम ये होगी कि कोई भी टपल आपस में मैच नहीं करती है, कोई भी टपल मैच नहीं करेगी तो जीरो हो जाएगी, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। यस, नेक्स्ट वन, अब अपने 100 क्वेश्चंस के आसपास ही पहुंच रहे हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, देख लीजिए। और उम्मीद कर रहा हूं आपको क्वेश्चन काफी अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आएंगे, और काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए, तो कम से कम ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल प्रिपेयर होने ही चाहिए एग्जाम के लिए। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश कमांड इज यूज टू अलोकेट एंड एक्सटेंड फॉर द टेबल, तो इसके लिए कमांड काम आएगा ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल जो ये जो कमांड जब काम में लेते हैं, इसके थ्रू न्यू कॉलम्स, न्यू डाटा टाइप्स वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेमोरी अलोकेशन या एक्सटेंड है, ये भी उसके थ्रू अपन अप्लाई कर सकते हैं। मॉडिफाई अलोकेट्स या मॉडिफाई टेबल, ऐसा कोई, ये केवल डेली या रूटीन लाइफ में बोलने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो रिलेशन मॉडल के अंदर ये टेक्निकल टर्म्स काम में नहीं लिए जाते। इसी तरीके से ये जो रीडिफाइन वाला ये भी वर्ड इसमें काम में नहीं आता है, केवल एक ही आएगा, ऑल्टर टेबल। नेक्स्ट वन, इन द क्लाइंट सर्वर मॉडल द डाटाबेस, जो डाटाबेस होता है ये कहाँ रहता है? ये हमेशा जो रहेगा सर्वर साइड में रहेगा। डाटाबेस का अपना टायर एक अलग होता है, क्लाइंट का अलग होता है, और बीच में एप्लीकेशन जो लेयर होती है एप्लीकेशन वाला, वहां पर वो अलग लेयर होती है। तो ये 100% कहाँ रहेगा? सर्वर साइड में। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रिपिंग टेक्निक। स्ट्रिपिंग टेक्निक की बात करें तो देखिए, वैसे बाइट लेवल की भी होती है और ब्लॉक लेवल की भी होती है, लेकिन जो बाइट लेवल वाली है ये आउटडेटेड हो गई है, आज की डेट में काम में नहीं ली जाती है। तो नाउ डेज जो काम में लेते हैं ब्लॉक लेवल की लेते हैं, जब ब्लॉक की साइज होती है 64 KB या 256 KB जो है, उसको उसके ब्लॉक्स बना के उन डाटा का स्टोर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, द मिनिमल सेट ऑफ सुपर की। मिनिमल सेट ऑफ सुपर की, इसको अपन क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर कैंडिडेट की। यूजिंग रिलेशनल अलजेब्रा द क्वेरी दैट फाइंड्स कस्टमर्स हु हैव अ बैलेंस ऑफ, ओके, पहली बात यहाँ ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका बहुत आसान है। इसको किस प्रकार से अटेम्प्ट किया जाता है? यूजिंग रिलेशन फाइंड क्वेरी दैट फाइंड्स द कस्टमर। कस्टमर को फाइंड आउट, पहले तो कस्टमर को फाइंड आउट करना है, यानी पहले आपको इसमें रिलेशन अलजेब्रा का पाई वाला जो ऑप्शन है, पाई ऑपरेशन जो है उसको काम में लेना पड़ेगा। तो पहले तो पाई ऑपरेशन आना चाहिए। पाई ऑपरेशन कहाँ पर है? ए में और सी में है, या इसका मतलब है बी वाला पार्ट रॉन्ग हो गया और डी वाला पार्ट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ओके, हु हैव ए बैलेंस, तो ये अब लेटर ऑन जो कंडीशन है वहां पर जो सिग्मा ऑपरेटर जो है या सिलेक्शन ऑपरेशन जो उसको काम में लेंगे। तो यहाँ पर सिग्मा तो दोनों में आ रहा है, लेकिन देख लेते हैं क्या कह रहा है। हैव अ बैलेंस ऑफ ओवर
कंडीशन दोनों में मैच करी है, लेकिन ये कह रहा है बैलेंस होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। वैसे तो सी भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ टेबल क्या दे रही है, बोरो के रेस्पेक्ट में अगर ये बात करेंगे तो ये तो लोन हो जाएगा उसके ऊपर, उसके पास बैलेंस या अकाउंट के अंदर पैसे होंगे नहीं, ये तो उसके ऊपर जो है बोरो है, उधार हो जाएगा, लोन हो जाएगा। तो ये वाला सी वाला इसलिए इस पर्पस की वजह से रॉन्ग है। नेक्स्ट वन, द डीबीएमएस एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन व्हाट टू कंपोनेंट्स ऑफ एंटरप्राइज। ये अच्छा ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाटाबेस एप्लीकेशन एंड द डाटाबेस। ये वही क्लाइंट सर्वर वाली बात कर रहा है। यहाँ पर जो टॉप लेवल पे क्लाइंट आ जाएगा वहां पर तो जो है वो इसका डाटाबेस एप्लीकेशन यूज हो जाएगी, मिडिल लेवल पे डीबीएमएस यूज हो जाएगा और बॉटम लेवल पे डाटाबेस यूज हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, डैश विच इंक्रीजेज द नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन नीडेड टू राइट अ सिंगल लॉजिकल ब्लॉक। मैंने आपको लॉजिकल ब्लॉक से बताया था, ये वाला जो पार्ट जो होता है रेड लेवल 0, 5 एंड 6 के ऊपर अप्लाई होता है। पे द सिग्निफिकेंट टाइम, तो ये करेक्टली 100% जो है इसका आंसर हो जाएगा रेड लेवल 5। नेक्स्ट वन, कंसीडर द जॉइन ऑफ अ रिलेशन R with the relation S if R has m tuples, okay, and S has n tuple, उसके पास m है और n है, then the maximum size of the join, maximum size of join क्या हो जाएगा, डेफिनेटली इसके पास में m into n ही हो रहेगा। करेक्ट आंसर A, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A। लास्ट क्वेश्चन, द डैश provides a set of operation that takes one or more relation as input and returns a relation as in आउटपुट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलेशनल अलजेब्रा, क्योंकि रिलेशन अलजेब्रा जो करता है तो सिंगल ऑपरेशन के ऊपर भी वर्कआउट कर सकता है या नंबर ऑफ रिलेशंस के जो हैं कॉलम्स और एट्रीब्यूट उनको लेते उनके ऊपर भी वर्कआउट कर सकता है और एक न्यू रिलेशन जनरेट कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और इसके साथ ही आपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला जो लेक्चर है काफ़ी पसंद आ गया होगा और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो है अपन आगे भी लेके आएंगे। इसके बाद जो अपन लेके आएंगे वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड लेक्चर्स लेके आएंगे। मैं बिगिनिंग के अंदर जो है 2-2 लेक्चर जो है सब सब्जेक्ट के लेके आ जाऊँगा और उसके बाद बाकी के इनके जो 3 लेक्चर्स है 100 क्वेश्चंस के वो भी अपने आएंगे। तो ये अभी अपने 24 डेज तक कंटिन्यूसली आपको मैराथन सीरीज के क्वेश्चंस देखने को और पढ़ने को मिलेंगे। धन्यवाद।